हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल लॉ की वजह से ट्रांसफार्मर वर्क करता है, ट्रांसफार्मर में मेन पार्ट कौन कौन से हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कैसे होता है ट्रांसफार्मर में, एंड ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप लोगों ने इसका अगर प्रॉपर आंसर दे दिया तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 100% गारंटी है कि आप लोगों ने अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप लोग ट्रांसफार्मर का वर्किंग कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। ट्रांसफार्मर में दो मेन पार्ट होते हैं, पहला है वाइंडिंग एंड दूसरा है कोर। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से दिखती है दोस्तों, और दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का कोर है। दोस्तों ये दो मेन पार्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के, इसको अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे कि इनका काम क्या होता है। वाइंडिंग दोस्तों कॉपर के वायर को लपेट करके बनाई जाती है। वायर का साइज डिपेंड करता है करंट के ऊपर, मतलब वायर का थिकनेस करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा करंट होगा तो ये वायर मोटा होगा। दोस्तों समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिकल कॉइल है। दोस्तों कॉइल के अंदर हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो क्या होगा, कॉइल को इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलते ही कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दोस्तों एसी करंट की वेवफॉर्म कैसी होती है, दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट की वेवफॉर्म ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होता है, पीक पे जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, जीरो पे आता है, फिर नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव के पीक पे जाता है, फिर वहां से धीरे धीरे वोल्टेज कम होना स्टार्ट होता है, फिर जीरो पे जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एसी करंट की वेवफॉर्म कैसे होती है कि पहले जीरो से स्टार्ट होकर धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज होता है, 100 वोल्ट तक पहुंचता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होकर 230 वोल्ट तक पहुंचता है, फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, वापस 100 पे आता है, फिर धीरे धीरे कम होकर 0 पे आता है, फिर और कम होकर माइनस में जाता है वोल्टेज, माइनस में कम होते होते 230 माइनस वोल्ट में जाता है, फिर वापस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, -100 पे आता है वोल्टेज, फिर वापस 0 पे आ जाता है। फिर ऐसे ही कंटिन्यू ये वेवफॉर्म चलती रहती है, जैसा कि आप लोग एनिमेशन वेवफॉर्म में देख सकते हैं। तो दोस्तों जब हम एसी सप्लाई वाइंडिंग पे देते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता है, जैसे कि मान लीजिए 0 से मेरा जब 100 वोल्ट पे पहुंचता है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि थोड़ी वीक होगी। जैसे ही वोल्टेज मेरा इंक्रीज होकर 230 वोल्ट तक पहुंचेगा मेरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। फिर वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो गया तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड वापस थोड़ी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर 0 पे आ जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। वापस जब मेरा वोल्टेज नेगेटिव में जाने लगेगा तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उल्टा बनने लग जाएगी। तो जैसे नेगेटिव 100 वोल्ट पे पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, जैसे नेगेटिव 230 वोल्ट पे जब पहुंचेगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। फिर जब हमारा वोल्टेज -100 पे पहुंचेगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड वापस थोड़ी कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वोल्टेज हमारा 0 पे पहुंच जाएगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है तो क्या होगा दोस्तों कि हमारी कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड बनती रहेगी, कम होगी, फिर उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर कम होगी, फिर वापस उल्टी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है एसी के केस में। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों ये मेरा मैग्नेट है, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो ब्लैक कलर है वो मेरा कंडक्टर है। तो जब भी हम लोग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमारा ये जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को कट करने की वजह से कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोस्तों ईएमएफ मतलब वोल्टेज ही होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड की भाषा में हम लोग उसको ईएमएफ बोलते हैं। तो ये जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बट इस कंडीशन में कंडक्टर के अंदर ईएमएफ खाली एक बार प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अगर हमें कंडक्टर में बार बार ईएमएफ जनरेट कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को रखना पड़ेगा। मतलब
मेरी मैग्नेटिक फील्ड एक बार ऊपर से नीचे आए फिर नीचे से ऊपर जाए, ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा, तो उसकी वजह से मेरे कंडक्टर के अंदर कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो कंटिन्यू चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमें किस में मिलेगी? एसी सप्लाई में। दोस्तों कंडक्टर को हम जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो किस इलेक्ट्रिकल लॉ की वजह से हुआ है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको दोस्तों फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं। तो ईएमएफ किस लॉ की वजह से जनरेट हुआ? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। दोस्तों कंसीडर कर लीजिए कि एक वाइंडिंग है, इसके अंदर अभी हम लोग सप्लाई देंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों जैसे हम लोग वाइंडिंग को इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। अगर हम लोग इस वाइंडिंग को एसी सप्लाई देंगे तो इसके अंदर कंटिन्यू चेंजिंग होने वाली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जैसा कि आप लोग एनिमेशन में देख सकते हैं, ये जो वाइंडिंग है ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। अब मैं क्या करूंगा कि एक दूसरी वाइंडिंग को इसके नजदीक ला के रख दूंगा, तो क्या होगा दोस्तों मैंने क्या किया कि जो दूसरी वाइंडिंग है इसको मैंने पहली वाइंडिंग के नजदीक में लाके रख दिया है। तो पहली वाइंडिंग हमारी क्या कर रही थी कि मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, क्योंकि इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे के रखा है। और ये जो दूसरी वाइंडिंग है वहां पे क्या होगा दोस्तों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये जो दूसरी वाइंडिंग है उस मैग्नेटिक फील्ड को ये वाइंडिंग कट कर रही है। तो हमारी जो सेकेंड वाली वाइंडिंग है इस मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है। उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि जो सेकेंड वाली वाइंडिंग है इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग कोई कंडक्टर रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। सेम उसी प्रकार दोस्तों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मेरी वाइंडिंग 1 बना रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने वाइंडिंग 2 को रख दिया तो क्या होगा दोस्तों, वाइंडिंग 2 के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। बट दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है खाली वही यूज में आ रही है, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट हो जा रही है। मतलब 75% से लेके 50% तक के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट हो रही है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेस्ट ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर का यूज करते हैं। जो कोर होता है दोस्तों वो मैग्नेटिक फील्ड को वेस्ट होने से बचाता है। तो कोर हमारा मैग्नेटिक फील्ड को वेस्ट होने से कैसे बचाता है वो देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है। कोर के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है कि प्राइमरी वाइंडिंग को लपेट दिया है एक साइड में, एंड दूसरे साइड में क्या किया है, सेकेंडरी वाइंडिंग को लपेट दिया है। तो जब भी हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग को तो ये वाइंडिंग क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि वाइंडिंग में जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे थे तो वाइंडिंग में कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बट दोस्तों इस केस में क्या होगा, कोर होने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही थी उसको ये बाहर नहीं जाने देगा। मतलब कोर का काम क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के रखना, एक रास्ता दिखाना। तो ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूज हो रही है उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स क्या होगी कि मेरे सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर जा करके कट होगी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कट होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ जनरेट होगा। प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे तो हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। कोर होने की वजह से मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोर के अंदर ही रह जाएगी। कोर उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, बाहर नहीं जाने देगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से होते होते यहाँ पे आएगी। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और फ्लक्स है उसको मेरा ये सेकेंडरी वाइंडिंग कट करेगा। कट होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ मतलब क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज। तो सेकेंडरी में ये वोल्टेज कहाँ से आया और किस लॉ की वजह से आया, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से आया। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने समझा कि बिना वायर को टच किए हुए
यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया। इसीलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। बिना टच किए हुए भी यहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो गया। इसके लिए इसको दोस्तों फैराडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कैसे होता है। पहली बात कि स्टेप डाउन क्या होता है एंड स्टेप अप क्या होता है। तो दोस्तों स्टेप अप एंड स्टेप डाउन को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 वोल्ट का इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट में कितना मिल रहा है दोस्तों, 50 वोल्ट मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, हमने ज्यादा वोल्टेज का इनपुट दिया और आउटपुट में हमें 50 वोल्ट मिला, मतलब कम होके वोल्टेज मिला। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वहीं पे दोस्तों दूसरे केस में क्या हो रहा है कि मैंने वोल्टेज कितना दिया, 50 वोल्ट दिया और मुझे आउटपुट कितना मिल रहा है, 100 वोल्ट मिल रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मेरा इनपुट वोल्टेज कम था और आउटपुट वोल्टेज मुझे ज्यादा मिल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर में स्टेप अप एंड स्टेप डाउन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब ये जो वाइंडिंग है इसका मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बार लिया है। इस चीज को हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे पार्ट 2 वीडियो के अंदर कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कैसे करता है वोल्टेज को। अभी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर में 2 मेन पार्ट थे। पहला तो हमारा कोर था, दूसरा हमारा वाइंडिंग था। तो ट्रांसफार्मर में मेन लॉस इन्हीं 2 के अंदर होता है। तो हमारा जो कोर होता है उसके अंदर 2 टाइप के लॉस होते हैं। कोर लॉस के अंदर पहला लॉस है हिस्टेरेसिस लॉस एंड दूसरा लॉस है एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस जो लॉस होता है वो हमारा मैग्नेट के ऊपर होता है। ट्रांसफार्मर के ये जो लॉस हैं इसको डीप में हम लोग पार्ट 2 वाली वीडियो में देखेंगे। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो हिस्टेरेसिस लॉस हो रहा है इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कोर होता है उसका जो मटेरियल है वो हम लोग सिलिकॉन स्टील का मटेरियल यूज करते हैं। और वहीं पे दूसरा लॉस कौन सा था, एडी करंट लॉस। तो जो एडी करंट लॉस होता है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कोर होता है उसको पतले पतले शीट का यूज करते हैं। एक अक्खा शीट नहीं ले लेते, हम लोग पतले पतले बहुत सारी शीट का यूज करते हैं जिससे कि एडी करंट लॉस कम हो जाता है। और वहीं पे दोस्तों हमारा दूसरा मेन पार्ट कौन सा था, वाइंडिंग। तो वाइंडिंग के अंदर भी लॉस होता है I2R लॉस। ये लॉस दोस्तों हमारी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस की वजह से होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कैसे करता है एंड ट्रांसफार्मर के लॉस को हम लोग डीप में देखेंगे पार्ट 2 वीडियो के अंदर। बट पार्ट 2 वीडियो तभी आएगी दोस्तों जब इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।